अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरा नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम लोग बायोलॉजिकल मेथड के रिमेनिंग स्टेप्स स्टडी करेंगे, जो कि हैं एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, जो कि है एक्सपेरिमेंटेशन का। हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर हम अपनी कही हुई कोई भी बात प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर हमने एक हाइपोथेसिस ड्रॉ की, और फिर हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है हम ये टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी अपनी हाइपोथेसिस को हम तजुर्बात से गुजारेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बेसिक स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन का, क्योंकि सारा का सारा बायोलॉजिकल मेथड ही इस पे बेस करता है। वो कैसे कि अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उनके मुतालिक हाइपोथेसिस भी ड्रॉ करें और उन पर एक्सपेरिमेंटेशन ना करें तो कभी भी हम आपके सामने कोई भी प्रिंसिपल या थ्योरी नहीं ला सकते। चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद ही हम आप तक नॉलेज पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटेशन आपके बायोलॉजिकल मेथड की बेस है, या आपके पास जितनी भी नॉलेज आती है वो एक्सपेरिमेंट से पास होकर ही आती है। हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन या तजुर्बात क्या काम करते हैं। तो वो टेस्ट करते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को। अगर वो हाइपोथेसिस आपके एक्सपेरिमेंट से सही साबित हो जाती है तो उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर तजुर्बात की रोशनी में वो हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाती है तो हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अब जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है यानी एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, उस पर सिर्फ एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बल्कि अब हम मजीद एक्सपेरिमेंट से उस एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस को गुजारेंगे, और अगर तो वो उन सब तजुर्बात की रोशनी से गुजर के भी सही साबित हो रही है तो उसको हम एक थ्योरी का नाम दे देंगे। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस किसी भी मरहले पर एक्सपेरिमेंटेशन के गलत साबित हो गई तो फिर हम उस हाइपोथेसिस को उधर से ही रिजेक्ट कर देंगे। अब थ्योरी जो हमारे पास आई है उसको भी हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स की रोशनी से गुजारेंगे और उस पर बार बार टेस्ट करेंगे। अगर वो थ्योरी सरवाइव कर जाती है इस टेस्टिंग को, यानी हर टेस्ट से वो सही साबित होकर निकलती है, तो फिर वो एक प्रिंसिपल बन जाता है। हम जब भी साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमेशा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हम दो ग्रुप्स बना लेंगे, एक होगा कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब हम इन दोनों ग्रुप्स को आपस में कंट्रास्ट करेंगे। इन दोनों ग्रुप्स को हम सारे के सारे एक तरह की ट्रीटमेंट देंगे, सिवाय एक वेरिएबल के जिस पे हमने टेस्ट करना है। ये बात आपको भी समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। तो हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास एक प्लांट है और हमने देखना ये है कि क्या प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है या नहीं, या हम यूँ कह सकते हैं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है या नहीं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल हो सकता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ना हो तो क्या प्लांट जिंदा रह सकता है। इन सब सवालों के जवाबात हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू लेंगे, और वो कैसे कि हम बना लेंगे दो ग्रुप्स। एक को हम लेबल कर देंगे ये कंट्रोल ग्रुप है और दूसरे को हम लेबल कर देंगे ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। उसके बाद हम दोनों ग्रुप्स में एक एक प्लांट रख देंगे। हम करेंगे ये कि कंट्रोल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी फ्री रखेंगे, यानी उसको
कार्बन डाइऑक्साइड देते रहेंगे, लेकिन जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई बंद कर देंगे। अब कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों प्लांट्स में से कौन सा प्लांट जिंदा है या ग्रो किया है और कौन सा प्लांट है जो ग्रो नहीं किया और वो डेड हो गया है। तो हम ये देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपको उन दोनों प्लांट्स को फिजिकली देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ग्रो किया है और फ्रेश है और कौन सा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं किया और वो मुरझा गया है। तो हम ये देखेंगे कि कंट्रोल ग्रुप के अंदर जो प्लांट होगा वो ग्रो भी किया है और वो फ्रेश भी है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल ग्रुप में जो प्लांट मौजूद था उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी थी और उसमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हुआ, जिसकी वजह से वो प्लांट अब तक जिंदा भी है, फ्रेश भी है और ग्रो भी कर रहा है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के प्लांट को देखेंगे जिसको कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कट ऑफ कर दी थी, तो वहां पर प्लांट की फिजिकली आपको हालत ऐसी नजर आएगी कि वो मुरझा गया होगा और वो ग्रो भी नहीं किया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी वहां पर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस हम देख लेते हैं कि क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। और ये अमल ग्रीन प्लांट्स में होता है, साथ साथ ये कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं जैसे एल्गी है। हम देखते हैं कि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड का होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो उसका वही हाल होगा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने देखा, जहां पर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हुआ और प्लांट की डेथ हो गई। और कंट्रोल ग्रुप में हमने ये देखा कि वहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड जारी रखी थी उसकी सप्लाई, जिसकी वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस भी होता गया और प्लांट बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन रहा और वो ग्रो भी करता रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से, जिसे हमने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, इससे आपको ये बात पता चल गई कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए कितनी ज़रूरी है। हमने दोनों प्लांट्स को सारी की सारी चीज़ें मुहैया की सिवाय एक वेरिएबल के, जो कि था कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी नेसेसिटी को हमने चेक करना था कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल मुमकिन ही नहीं, जिसकी वजह से प्लांट कभी भी ग्रो नहीं कर सकता और ना वो फ्रेश रह सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं एक्सपेरिमेंट्स के, उनको हम किस तरीके से समराइज करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। यानी हम किस किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को किस किस फॉर्म में समराइज कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम इसको टेबल या ग्राफ्स की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब भी हमने बायोलॉजिकल रिजल्ट्स या अपना जो डाटा है या अपने जो रिजल्ट्स आए हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है, तो हम इसके लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स भी इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट स्टेप जो है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड का, वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। यानी ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो आपके रिजल्ट्स आए हैं, जो आपने सारी रिसर्च की बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू, आपने जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है, वो आपने पब्लिश करना है या आपने लोगों के सामने लेकर आना है। तो वो रिजल्ट्स आप किस तरीके से पब्लिश कर सकते हैं, वो आप पब्लिश कर सकते हैं किसी भी साइंटिफिक जर्नल या बुक की फॉर्म में, या फिर आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग्स रखकर वहाँ पर साइंटिस्ट को इनवाइट करके उनसे डिस्कशन कर सकते हैं।
और इसके अलावा सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करा के आप वहाँ पर भी पब्लिक के सामने या साइंटिस्ट के सामने आप उन रिजल्ट्स को रखें और उन पर डिस्कशन करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, क्योंकि जब तक आप अपनी रिसर्च को पब्लिश नहीं करेंगे तब तक पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि अब तक किस किस चीज़ पे रिसर्च हो गई है और साइंस में कितनी एडवांसमेंट्स आ गई हैं या क्या क्या चेंजेस हैं जो हमारे इर्द गिर्द आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करें किस किस फॉर्म में, किसी भी साइंटिफिक जर्नल या बुक की फॉर्म में, या आप सेमिनार्स या कोई भी मीटिंग जो है वो मुनक्किद कराएं और वहाँ पर जो है वो पब्लिक या फिर साइंटिस्ट की आपस में डिस्कशन होनी चाहिए। हम देखते हैं कि किसी भी रिजल्ट को रिपोर्ट करने का क्या मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि इस तरह लोगों में किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस आती है और लोगों में शऊर बेदार होता है कि हम भी आगे जाकर जो है वो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करें और इन चीज़ों को स्टडी करें। उनमें इंटरेस्ट डेवलप होता है टुवर्ड्स द साइंस, कि साइंस आखिर है क्या। उनके जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं और उनमें ये अवेयरनेस आती है कि वो अपने बारे में या अपने नेचर के बारे में या अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करें और अपने जो सवालात हैं या क्यूरोसिटी है उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करें थ्रू रिसर्च। और इसके अलावा अगर हम लोग रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं तो उसका एक और फ़ायदा ये होता है कि हमारी बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो भी हमारे पास आ जाता है, क्योंकि जब हम लोग जो है वो रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं या कोई भी जो है वो जर्नल या कोई भी साइंटिफिक बुक पढ़ते हैं तो उसके थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है तो उससे हमारे बहुत सारे जो सवालात होते हैं या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो जिनका हल हम ढूंढ रहे होते हैं उनका हल भी हम तक पहुँच जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्विज लेती हूँ जिसमें मैं आपसे वो क्वेश्चंस करूँगी जो कि पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, ताकि आप लोग ये क्वेश्चंस जो हैं ये नोट डाउन कर लें, इनकी रिटन प्रैक्टिस करें और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के दोबारा एग्जाम्स में आने के। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मैथड। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि बायोलॉजिकल मेथड का बेसिक स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन के डाटा से जब हाइपोथेसिस बनाते हैं और डिडक्शंस ड्रॉ करते हैं, अगर आप उन हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट से नहीं गुजारेंगे और आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि क्या आपकी हाइपोथेसिस जो है वो सही है या गलत है, तो फर्दर हम देखते हैं कि थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल कैसे बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस में सबसे जो बेसिक स्टेप है वो एक्सपेरिमेंटेशन का है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन ही ऐसे स्टेप होते हैं जो कि आपकी हाइपोथेसिस को गलत या सही साबित करता है। क्योंकि साइंस में हम जो भी बात करते हैं हम किसी एक्सपेरिमेंट की बेस पर करते हैं, किसी प्रूफ की बेस पर करते हैं, यानी कि एक सबूत की बेस पर करते हैं। हम जो है वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन वो बेसिक स्टेप है जो कि साइंटिफिक मेथड का बहुत ही, हम कहते हैं कि असेंशियल पार्ट है। इसके बगैर कभी भी हम साइंटिफिक जो हमारी नॉलेज है उसको हम सही नहीं साबित कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारे पास नॉलेज आई है ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड का जो बेसिक स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन वी समराइज रिजल्ट्स। तो आप लोगों को पता है कि हमने समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को इकट्ठा रखा, उसके बाद फिर इन रिजल्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स से डाटा आया है आपने इसको जो है वो क्या करना है, स्टैटिस्टिकल मेथड से या स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक से गुजारना है और फिर आपने जो है वो इसको समराइज करना है, यानी एक जगह पे आपने जो है इकट्ठा करना है। जब तक आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को समराइज नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो कभी भी इन रिजल्ट्स को जो है पब्लिश नहीं कर सकते। अगर हमने रिजल्ट्स को जो है वो स्टडी करना है, एनालाइज करना है अपने डाटा को, तो इस रिजल्ट्स को जो कि आपको एक्सपेरिमेंट से हासिल हुए हैं इनको समराइज करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि व्हाट इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो आप लोगों को पता है कि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। और अगर
हम अपने रिजल्ट को पब्लिश नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, पब्लिक के सामने नहीं लेकर आएंगे, तो आपके एक्सपेरिमेंट्स का, आपकी रिसर्च का क्या फायदा हुआ? हम देखते हैं कि आपने जो नॉलेज या जो रिसर्च की है, जो साइंटिफिक नॉलेज आप तक आई है, आपने उसको पब्लिक तक भी लेके जाना है। और इस नॉलेज को पब्लिक तक ले जाने का जो बेहतरीन जो रास्ता है वो यही है कि आप अपने रिजल्ट को क्या करें, रिपोर्ट करें, अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करें। और हमने क्या पढ़ा कि हम किस फॉर्म में जो है ये अपने रिजल्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं। तो हम पब्लिश कर सकते हैं साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में। इसके अलावा हम जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो टॉक्स रख सकते हैं। इसके अलावा मीटिंग्स जो है वो अरेंज कर सकते हैं। हम सेमिनार्स जो है वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ताकि हम अपनी रिसर्च को, अपने जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं, हम उनको क्या करें, पब्लिश करें, रिपोर्ट करें और दुनिया तक लेकर जाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर्स में भी नजर आएगा। हम देखते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कहाँ से आए हुए, ये एक ब्लू बॉक्स से आए हुए। और अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लू बॉक्स को जो है वो अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं और वो छोड़ देते हैं। इसलिए आपने जो है बिल्कुल नहीं जो है वो इस बात को सोचना है कि ये ब्लू बॉक्स है तो इसमें से शॉर्ट नहीं आ सकता, एमसीक्यू नहीं पूछा जा सकता, या लॉन्ग नहीं आ सकता। कोई भी ऐसा ब्लू बॉक्स या येलो बॉक्स या कोई भी साइड बॉक्स जिसके अंदर थोड़ी एक्सप्लेनेशन मौजूद है वो आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास जो लॉन्ग है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो है व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। तो जैसे हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा भी है कि व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, आपने क्या पढ़ा कि जब भी हम कोई भी साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। यानी उसके अंदर हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। हमने जो है वो इस कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, हमने इसकी एग्जाम्पल पढ़ी। आपने भी क्या करना है कि जब अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इस क्वेश्चन को डिटेल में जो है वो लिखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है आपने, और उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग बना के जो एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस की गई बुक में आपने वो एग्जाम्पल भी देनी है। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने ये जो क्विज है इसकी रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि एग्जाम में आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में पढ़ा, साथ साथ मैंने आप लोगों को ये बताया कि व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, और हमने देखा समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स को। हमने ये पढ़ा कि एक्सपेरिमेंटेशन बेसिक स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का, क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस दी है वो सही है या गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी हाइपोथेसिस को अगर हमने प्रूव करना है तो उसके लिए हमें तजुर्बा करना ही पड़ेगा, या उस हाइपोथेसिस को तजुर्बात की रोशनी से गुजारना ही पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। उसके बाद हमने व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट की एग्जाम्पल पढ़ी जिसके अंदर हमने दो ग्रुप्स बनाए, जो कि एक था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा था कंट्रोल ग्रुप। और फिर हमने एक को कार्बन डाइऑक्साइड दी और दूसरे ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। तो फोटोसिंथेसिस कौन से प्लांट में हुई वो भी हमने देखा कि वो प्लांट जिसको फ्री अवेलेबल थी कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस हुई, मगर वो प्लांट जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही साबित किया। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हम लोग जो अपने रिजल्ट्स आए हैं उनको किस तरीके से समराइज कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम उसको टेबल्स, ग्राफ्स की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और हम उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद लास्ट पर हमने जो स्टेप पढ़ा वो था रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, यानी जो रिजल्ट्स एंड पर हमारे पास अपने बायोलॉजिकल मेथड को एडॉप्ट करके आए उनको हमने पब्लिश करना है या रिपोर्ट करना है। तो उसके लिए भी हमने डिफरेंट मेथड्स देखे कि हम अपने रिजल्ट्स को किस किस तरीके से किसी भी साइंटिस्ट या आवाम के सामने कैसे ला सकते हैं।
तो हम लोग किसी भी जर्नल या साइंटिफिक बुक में अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करा सकते हैं, या किसी भी सेमिनार में उस पर बात कर सकते हैं, या फिर मीटिंग्स इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर मीटिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करके उसके अंदर हम अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मलेरिया पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।